देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहले इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर इस टॉपिक को बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि जब किसी वायर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वगैरह वगैरह। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, लास्ट क्लास में कर चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर लें? तो जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम करंट प्रोड्यूस करेंगे बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह प्रोड्यूस करेंगे? तो आइए इसके प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को प्रॉपर वे में समझते हैं। इस बात को समझने के लिए पहले एक हेडिंग समझना होगी, इसका नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या चीज होती है, तो पहले जरा इसको समझिए। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक सरफेस लाके रख दी। ठीक है जी। इस मैग्नेटिक फील्ड में फॉर एग्जांपल मैंने एक आयरन की प्लेट लाके रख दी। बताइए बेटा, जब मैं इसमें आयरन की प्लेट लाके रखूंगा ना, तो आयरन की प्लेट में से मैग्नेटिक लाइंस पास होने लगेंगी। तो जितनी तादाद में मैग्नेटिक लाइंस इस सरफेस में से पास होंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस की तादाद जो पास कर रही है इस सरफेस में से, उन मैग्नेटिक लाइनों की जो तादाद होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, उसी चीज का नाम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 लाइंस पास हो रही हैं, तो मैं कहूंगा इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स 5 है। ठीक। लेकिन मैग्नेट स्ट्रांग होता अगर मैग्नेट स्ट्रांग होता, तो जितना स्ट्रांग मैग्नेट होता है ना, उससे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, मैग्नेटिक लाइन ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो जाहिर सी बात है सरफेस में से मैग्नेटिक लाइन ज्यादा पास करेंगी। तो अब मैं कहूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स 5 नहीं है बल्कि 10 हो गया है। तो जितनी तादाद में मैग्नेटिक लाइंस पास करती हैं, बस उन्हीं तादाद का नाम, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक। और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स से करंट की प्रोडक्शन का मैकेनिज्म अभी हम आपको समझाएंगे। अब क्या मैकेनिज्म है, तो आइए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म जनाब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक तार का कॉइल है। ठीक है ना, अब सिंपल का तार का कॉइल है। इस तार के कॉइल को मैंने किसी सेल से कनेक्ट नहीं किया, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, जनरेटर से कनेक्ट नहीं किया, सिंपल कॉइल है। और इस कॉइल के साथ मैंने एक लैंप लगा दिया है। ठीक। आप देखिए कि इस कॉइल के साथ ना कोई सेल है, ना कोई बैटरी है, ना कोई जनरेटर है। नो सोर्स इज कनेक्टेड विद द कॉइल, बट ओनली अ लैंप। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस कॉइल के करीब किसी मैग्नेट की रॉड को मैंने यहां लाके रख दिया, और मैग्नेट की रॉड अभी अच्छी खासी दूर है। बताइए, मैग्नेट से हम पढ़ा चुके हैं मैग्नेटिक लाइंस पैदा होती हैं, और ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं, और ये मैग्नेटिक लाइंस पोल पर बहुत करीब करीब होती हैं। तो बताइए, क्या ये मैग्नेटिक लाइंस इस वक्त इस कॉइल के अंदर से पास कर रही हैं? तो आप कहेंगे नो। इस वक्त सर आपने इतना दूर रखा हुआ है मैग्नेटिक रॉड को कि इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। नो मैग्नेटिक लाइन इज पासिंग थ्रू द कॉइल, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। बट इफ द रॉड इज मूव्ड टूवर्ड्स द कॉइल, और जब मैं इसको इसके करीब लेकर आऊंगा, तो जब इसके बहुत करीब लाके रख दूंगा, इतना करीब लेकर आ जाऊंगा, तो अब आप देखिएगा मैग्नेटिक लाइनें
इस कॉइल में से पास करने लगेंगी। मैग्नेटिक लाइनें कॉइल को कट करने लगेंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अब जो मैग्नेटिक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही नंबर लिख रहा हूँ, 50 मैग्नेटिक लाइन इस वक्त कॉइल को कट कर रही हैं, 50 मैग्नेटिक लाइंस कॉइल में से पास कर रही हैं। तो जैसी मैग्नेटिक लाइंस कॉइल को कट करेंगी ना, आप देखिएगा लैंप जलने लगेगा, लैंप लाइट देने लगेगा। लैंप में इसका मतलब है करंट पैदा हो गया। इस करंट का पैदा होना, इस करंट को कहते हैं इंड्यूस करंट। पैदा होने वाली ईएमएफ को कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और इस मैकेनिज्म से जो हमने करंट प्रोड्यूस किया, इस पूरे मैकेनिज्म, इस पूरे मेथड का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पूरी बात क्या बनी सर? पूरी बात ये बनी कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ कॉइल induce EMF and induce current are produced। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे किसी कॉइल में से तो करंट और ईएमएफ पैदा हो जाएगी। और इस फिनोमिनन का नाम, ये जो कुछ हो रहा है, इस फिनोमिनन का नाम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा हो जाएगा। सवाल, क्या सर ये बल्ब जलता रहेगा? अरे नहीं जनाब, ये बल्ब एक इंस्टेंट के लिए जलेगा और बंद हो जाएगा। ये नहीं होगा कि बल्ब जलता रहेगा, एक इंस्टेंट के लिए जलेगा और बंद। तो सवाल, सर इसका फायदा क्या हुआ? मजा तो जब आता जब करंट मुसलसल बनता रहता, लैम्प मुसलसल जलता रहता। ये एक लम्हे के लिए तो कोई फायदा नहीं है हमारे लिए करंट का। तो कहते हैं जनाब, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहें, याद रखिएगा करंट जब पैदा होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स 0 था जब मैग्नेट दूर था, आप करीब लेकर आए 50 हो गया, करंट पैदा हो गया एक इंस्टेंट के लिए। अब आप क्या करें, फौरन इस मैग्नेट को इस क्वाइल से दूर ले जाए। बताइए, जैसे ही दूर लेके जाएंगे फिर फ्लक्स 0 हो जाएगा और फिर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा एक इंस्टेंट के लिए। लेकिन अगर आप मैग्नेट को उसके करीब लाएं, दूर ले जाएं, करीब लाएं, दूर ले जाएं, करीब लाएं, दूर ले जाएं, और मुसलसल तेजी के साथ मैग्नेट को करीब दूर, करीब दूर, करीब दूर करते रहें, तो जितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, मुसलसल करंट पैदा होता रहेगा, मुसलसल ईएमएफ पैदा होती रहेगी। और जनरेटर में भी यही मैकेनिज्म हो रहा होता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अलबत्ता अभी सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो करंट पैदा हुआ है, जो ईएमएफ पैदा हुई है, ये चेंज करने से पैदा हो रही होती है। अगर आप मैग्नेट को करीब दूर करते रहेंगे, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती रहेगी। लेकिन अगर आप मैग्नेट को रोकेंगे तो मैग्नेट को रोकते ही करंट भी फौरन खत्म हो जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस या कटिंग अ सरफेस। तो पास और कट दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है जनाब? तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस कट कर रही होंगी, जितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही होंगी, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। कहते हैं ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये जिन साहब ने डिस्कवर किया ना, उनका नाम था माइकल फेराडे। और इस फेराडे नामी साइंटिस्ट ने जो प्रोसेस हमें बताया है, इस प्रोसेस के बारे में उन्होंने लॉज बनाए, लॉज बताए। और जो इनके लॉज हैं ये पेपर में बार बार आते हैं। वो कहेगा स्टेट फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेराडे का लॉ क्या है? तो जरा लॉ समझिएगा सर। लॉ ये है कि ये जो ईएमएफ पैदा हो रही है ना, इस प्रोसेस में जो ईएमएफ वोल्टेज पैदा हो रहा है सर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से पैदा हो रहा है। जितनी तेजी के साथ चेंज होगा, जितना ज्यादा चेंज होगा, उतनी ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। यानी इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली
proportional to the rate of change of magnetic flux। सर ये रेट का मतलब क्या आ गया? ओ भाई रेट का मतलब है कि ये प्रोसेस कितनी तेजी के साथ कर रहे हो। ये प्रोसेस जितनी तेजी के साथ करोगे, कौन सा प्रोसेस? फ्लक्स का चेंज करना। मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी तेजी के साथ चेंज होगा, ईएमएफ उतनी ज्यादा पैदा हो जाएगी। यानी ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उतनी ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। ठीक, आगे चल के पढ़ेंगे कि क्वाइल होता है जिसको मैग्नेट के पोल्स के बीच में घुमा रहे होते हैं। जितनी तेजी से घुमाते हैं, जितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उतनी ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लेंजेस लॉ। अभी हमने आपको पढ़ाया फेराडे लॉ, और जब कोई भी फेराडे लॉ पढ़ाते हैं, तो फेराडे लॉ के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या है? सर लेंजेस लॉ हमें बताता है पैदा होने वाले करंट की डायरेक्शन। ये लॉ क्या बताता है? तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ये बार बार पेपर में आता है सवाल। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है जनाब, लेंजेस लॉ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। अभी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक, पहले जरा स्टेटमेंट मुझे लिखने दीजिएगा। स्टेटमेंट ये है, इंड्यूस ईएमएफ, बल्कि जरा प्रॉपर वर्डिंग में लिखना चाह रहा हूँ, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स induces current. This current, this induced current flows in such a direction, ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, in such a direction to oppose the cause which producing it। अभी बेटा ये बात एग्जाम्पल से आपको समझा सकूंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी, स्टेटमेंट जरा सुनिएगा कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। ये तो हमें बात पहले पता होना चाहिए। अब सर ये जो इंड्यूस करंट है, ये इंड्यूस करंट जब पैदा होता है, तो ये ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करता है कि इसके फ्लो करने की वजह से ये करंट जिस कॉज से पैदा हो रहा है, जिस वजह से पैदा हो रहा है, ये अपने उस कॉज को अपोज करता है, अपने उस कॉज को अपोज करता है जो उसे पैदा कर रहा है। सर जिस कॉज से करंट पैदा हो रहा है, ये पैदा होने वाला करंट अपने कॉज को अपोज करेगा। ये करंट ये जिससे पैदा हो रहा है, जिस कॉज से पैदा हो रहा है, इसने उसको अपोज करना है। क्या मतलब इस बात का? तो मैं इस बात का मतलब समझाने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। ये एक तार का कॉइल है, और इस तार के कॉइल में फॉर एग्जाम्पल ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है। ठीक है जनाब, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस है, ये माइनस है। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था कि जब ये करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये करंट यूं आ रहा है, और जब ये करंट यहाँ पहुंचता है और ये इस तरफ आ रहा है, तो ये जो करंट आ रहा है बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये जो करंट आ रहा है इस कॉइल में, ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ आ रहा है। तो याद रखिएगा, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वहां पे हमेशा साउथ पोल बनता है। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है। ठीक है ना, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा तो साउथ पोल बनेगा,
और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक, तो नॉर्थ की स्पेलिंग भी एन से आती है और एंटी को भी अगर हम कहें एन से आता है, तो एंटी का मतलब नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल। ये बात आपको जहन में रखनी है। अब इस टॉपिक पे आते हैं। सर इस टॉपिक में क्या हो रहा है? इस टॉपिक में तो हमने, आपको याद होगा कि इसमें तो हमने लैंप लगाना है। लैंप लगा लें, ये गैल्वेनोमीटर लगा लें। गैल्वेनोमीटर लगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पैदा होने वाले करंट को डिटेक्ट करता है और करंट की डायरेक्शन बताता है। करंट को डिटेक्ट करता है और करंट की डायरेक्शन बताता है। ठीक, ये गैल्वेनोमीटर है जिसमें एक पॉइंटर लगा होता है और ये पॉइंटर हमें बताता है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो कॉइल इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है जनाब, लेंजेस लॉ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अब कीजिए ये कि इस कॉइल के करीब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाके रख दें। ठीक है जनाब, नॉर्थ पोल मैंने लाके रख दिया। अब जरा बात से समझिएगा। ये बताइए, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक लाइनें क्या इस वक्त कॉइल में से पास हो रही हैं? नहीं सर, कोई मैग्नेटिक लाइन कॉइल में से पास नहीं हो रही। मैग्नेट रखा है आपने, इतना दूर है, तो इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स है जीरो। ठीक है, इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। लेकिन बेटा, अगर मैं इस मैग्नेट को इसके करीब लेकर आ जाऊं, तो जैसे ही करीब लेकर आऊंगा तो मैग्नेटिक लाइनें इसमें से पास करने लगेंगी। तो जैसे ही इसमें से मैग्नेटिक लाइनें पास करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एग्जाम्पल 500 हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। सर जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास करेंगे, चेंज करेंगे, तो सर करंट पैदा होगा। और जो करंट पैदा होगा, तो सर पैदा होने वाला करंट हमेशा अपोज करता है अपने कॉज को। क्या मतलब? ये जो करंट पैदा होगा ना बेटा, खुद बताइए, ये पैदा होने वाला करंट आइदर क्लॉकवाइज घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। भाई करंट जो पैदा हुआ है, उसने इस कॉइल में जब घूमना है, तो इस कॉइल के अंदर या तो वो क्लॉकवाइज करंट घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जरा सोच के बताइए इसे को कैसा घूमना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि सर इसे घूमना चाहिए, इसे घूमना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। रीजन बता रहा हूँ। पैदा होने वाले करंट को घूमना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? सर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। और अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, तो जरा गौर करना, मैग्नेट को करीब लाना कॉज। सर मैग्नेट को करीब लाना कॉज। इट इज एक्शन। इट इज कॉज। इट इज एक्शन। इस एक्शन का रिएक्शन इस कॉइल के एंड पर ऐसा पोल बनवाएगा कि सर जो मैग्नेट के आने को अपोज करे। अब बताइए बेटा, मैग्नेट के आने को कैसे अपोज किया जा सकता है? सर अगर ये नॉर्थ पोल है ना, तो इसी भी नॉर्थ पोल बनना चाहिए। नॉर्थ पोल करीब लाने से नॉर्थ पोल बनता है। क्यों? क्योंकि सर नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है। तो मैग्नेट को आप करीब लेकर आ रहे हो, इट इज एक्शन। तो ये कॉइल इसको रिपेल करेगा, इट इज रिएक्शन। और आपको पता है रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो नॉर्थ पोल को कॉइल के करीब लेकर आते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ पोल बनता है। इस बात को याद कीजिए, रट्टा मारिए। नॉर्थ पोल करीब लाएंगे तो वो हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा। ये तो रट्टा मारना है। सर इसकी वजह बताएं। भाई वजह ये है कि अगर ये नॉर्थ पोल बनेगा ना, तो सर ये नॉर्थ पोल अपोज करेगा। किस चीज को अपोज करेगा? मैग्नेट के करीब आने को। सर मैग्नेट का करीब आना, इट इज द कॉज विच इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो जनाब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज मैग्नेट के करीब आने से आ रहा है। तो इस पैदा होने वाले करंट ने मैग्नेट के करीब आने को अपोज करना है। और अपोज जब भी करेगा जब ये खुद नॉर्थ पोल बने। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। लिहाजा जो लेंजेस लॉ की, अब आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी कि जनाब करंट, जो पैदा होने वाला करंट है, सर ये पैदा होने वाला करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है ऐसी डायरेक्शन में, करंट फ्लो करता है ऐसी डायरेक्शन में, ताकि वो अपोज करे उस कॉज को। मैग्नेट का करीब आना कॉज, इसने उस कॉज को अपोज करना है। नॉर्थ पोल करीब लेकर आओगे, ये खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा ताकि उसको रिपेल कर सके। नॉर्थ पोल करीब लाओगे तो ये खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा ताकि उसको अपोज कर सके। अरे सर इसकी कन्वर्सली एग्जाम्पल सोचिएगा। कन्वर्सली एग्जाम्पल सोचिएगा। कन्वर्सली एग्जाम्पल ये हो सकती है, सर नॉर्थ पोल के बजाय ना, फॉर एग्जाम्पल मैं साउथ पोल करीब लेकर आ रहा हूँ। अरे सर साउथ पोल करीब लेकर आएंगे तो ये साउथ पोल बन जाएगा ताकि इसको रिपेल कर सके। नॉर्थ करीब लाते हैं तो नॉर्थ बनता है, साउथ करीब लाते हैं तो साउथ पोल बनता है। अच्छा एक और एग्जाम्पल जरा उल्टी उल्टी सोचिएगा। नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाए। नॉर्थ पोल को दूर लेके जाए, अभी मैंने आपको बताया था मैग्नेट दूर ले जाने से भी करंट पैदा होता है।
अच्छा, मैग्नेट को जब दूर लेके जाते हैं, अब जो करंट पैदा होता है उस वो करंट भी या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो याद रखना, जब नॉर्थ पोल दूर लेके जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा होता है। क्यों? सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पैदा होगा ना तो यहाँ साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल बनेगा ना तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट को दूर लेके जाना कॉज, मैग्नेट को दूर लेके जाना कॉज, और ये कॉइल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इट इज अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, बिकॉज दिस करंट इज इज इन डायरेक्शन टू अपोज द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट। यानी जो कॉज ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, पैदा होने वाले करंट ने, सर उसे अपोज करना है। तो रट्टा मारिए, नॉर्थ पोल करीब लाते हैं तो नॉर्थ पोल बनता है, साउथ पोल करीब लाते हैं तो साउथ पोल बनता है, नॉर्थ को दूर लेके जाते हैं तो साउथ पोल बनता है, साउथ को दूर लेके जाते हैं तो नॉर्थ पोल बनता है। हमेशा ऐसा क्यों सर? ताकि वो अपोज कर सके मैग्नेट की मूवमेंट को। मैग्नेट करीब आ रहा होगा तो उसने इसको रिपेल करना है, मैग्नेट दूर जा रहा होगा तो उसने इसको अट्रैक्ट करना है। यानी पैदा होने वाले करंट ने हमेशा अपोज करना है मैग्नेट की मूवमेंट को, क्योंकि मैग्नेट वो कॉज है, मैग्नेट की मूवमेंट वो कॉज है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जनाब? तो ये सारी की सारी जो बात थी, इस बात को मैं समराइज करके पास पेपर के क्वेश्चन में आपको ले जाना चाहूंगा। तो सारी की सारी बात बेटा रिवाइज कर रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, उसके बाद फिर आपको पास पेपर के क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या प्रोसेस है? भाई वो प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर लेना, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर कैसे प्रोड्यूस करते हैं? पहली हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सर मैग्नेटिक फील्ड में किसी सरफेस को लाके रख दें। मैंने आयरन की प्लेट को लाके रख दिया, आयरन की प्लेट में से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी इसकी सरफेस में से, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जनाब? ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं चेंज कराऊं, अगर बेटा मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराऊं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करंट पैदा कर देगा। कैसे? तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि सर एक कॉइल है, कॉइल के साथ लैंप लगा हुआ है, मैग्नेट दूर रखा हुआ है तो फ्लक्स जीरो है, मैग्नेट को करीब लाओगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैग्नेट को करीब लाना दूर ले जाना, करीब लाना दूर ले जाना, मैग्नेट मूव करता रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। स्टेटमेंट पढ़िए, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल में से तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ पैदा करता है। प्रोसेस का नाम, फिनोमिनन का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसने डिस्कवर किया? माइकल फेराडे ने। और उन्होंने हमें बताया कि जो ईएमएफ पैदा हो रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे उतनी ज्यादा ईएमएफ पैदा होगी। लेंजेस लॉ। सर लेंजेस लॉ हमें बताता है पैदा होने वाले करंट की डायरेक्शन। लेंजेस लॉ हमें बताता है पैदा होने वाले करंट की डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होती है? सर जो करंट पैदा होता है ना, वो हमेशा ऐसी डायरेक्शन में पैदा होता है ताकि वो अपोज कर सके उस कॉज को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक। अच्छा, ये जो जितनी हमने बेसिक बातें पढ़ी हैं उसको लेके पास पेपर के क्वेश्चन में आपको जाऊंगा, लेकिन पास पेपर के हर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि इस वाले टॉपिक के साथ आपको पास पेपर में एक टॉपिक नजर आएगा, और उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो मैं इसी के साथ आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ाना चाहूंगा। इसी टॉपिक के साथ ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा, और कल की क्लास में मैं जनरेटर पढ़ाऊंगा। जनरेटर को बिल्कुल अलग से क्लास में कराते हैं, ट्रांसफार्मर को मैं इसी के साथ करा सकता हूँ। ट्रांसफार्मर क्या चीज होती है, तो पहले जरा इसका इंट्रोडक्शन सुनिए। सर ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है ना बेटा, वो 240 वोल्ट आ रहा है। ठीक। लेकिन मैं अपने मोबाइल सेट को जब चार्ज करना चाहता हूँ, अपने लैपटॉप को चार्ज करना चाहता हूँ, टैबलेट को, आईफोन को चार्ज करना चाहता हूँ, तो जनाब वो 6 वोल्ट पे काम करता है। तो घर में वोल्टेज आ रहा है 240 और मेरी रिक्वायरमेंट है 6 वोल्ट। तो अगर मैंने इतना हाई वोल्टेज दे दिया ना तो वो तो डिवाइस जल जाएगा। तो जो आप चार्जर लगाते हो, सर उस चार्जर में लगा होता है, अडॉप्टर में लगा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई को लो में वोल्टेज में रिड्यूस कर देता है, तो इसको कह देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और कभी कभी ऐसा होता है
कि हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे वोल्टेज सही नहीं आ रहा, 180 वोल्टेज आ रहा है और मैं एसी चलाना चाहता हूँ जो कि 240 वोल्ट पे चल रहा है, वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे। सर अगर वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे तो हम पाकिस्तान वाले स्टेबलाइजर यूज करते हैं। स्टेबलाइजर में लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज अगर कम आ रहा होगा हमारे घर में तो वो उसको बढ़ा देगा, और बढ़ा के हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जरूरत है उसको पूरा कर देगा। तो वोल्टेज को कम करना हो या वोल्टेज को ज्यादा करना हो तो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए। ठीक। सवाल, सर ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए अगर हम ट्रांसफार्मर को पहले ड्रॉ कर लें तो अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। तो पहले बेटा जरा ट्रांसफार्मर की ड्राइंग देखिएगा। ट्रांसफार्मर की बेटा ड्राइंग ये है कि ट्रांसफार्मर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर हम लोग बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक। और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में फॉर एग्जांपल दो आर्म्स मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है ना, दो आर्म्स बनाने की कोशिश की है। ये जो पहला आर्म होता है ना बेटा, इसके ऊपर भी बहुत सारा तार लपेट देते हैं। इस पहले आर्म पर बहुत सारा तार लपेट देते हैं। ये जो पहला कॉइल है जिसके ऊपर बहुत सारा तार हमने लपेटा है, और इसी तार के कॉइल के साथ हम सप्लाई सोर्स लगा देते हैं, और हमेशा ये सोर्स एसी होगा। मैंने आपको पढ़ाया था करंट दो तरह के होते हैं, एक एसी और एक डीसी। तो ये वाला जो करंट होगा ना ट्रांसफार्मर में, ये हमेशा एसी होगा। तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक दूसरा कॉइल लगाएंगे जो बिल्कुल अलग कॉइल होगा। ये पहले वाले कॉइल से, ठीक है जनाब, इसको अटैच नहीं किया हुआ है, ये दूसरा कॉइल है। और दूसरे कॉइल में आप देखिए मैंने जानबूझ के नंबर ऑफ टर्न्स कम बनाए, तार कम लपेटा है। ठीक है जी। और इस ये जो दूसरा कॉइल है, इस दूसरे कॉइल के साथ फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना मोबाइल सेट लगा दिया जिसको मैं चार्ज करना चाहता हूँ, और मैं इसको लिखूंगा लोड। ये मेरे लिए लोड है जिसको मैं चार्ज करना चाहता हूँ। ठीक है जनाब। तो ये जो ट्रांसफार्मर है बेटा, ट्रांसफार्मर में साफ नजर आ रहा है दो कॉइल्स है। जो पहला कॉइल है जहां से ऑल्टरनेटिंग करंट मैं सप्लाई कर रहा हूँ, इस कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल। अच्छा बेटा, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना, अभी मैं आपको पेपर में सवाल दिखाऊंगा आपके आईजीसीएसई में ही। तो अभी मेरे बच्चों को जब ईयरली पास पेपर करा रहा था तो अभी 2021 में भी एक सवाल यही वाला आया हुआ है, ट्रांसफार्मर को ना ड्रॉ करके बताएं। ट्रांसफार्मर की ड्राइंग बॉक्स उन्होंने बना के दे दिया था, ये खाली दो क्वाइल बनाने थे। तो क्वाइल, एसी, लोड, ये ड्राइंग करनी थी। तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा इसकी ड्राइंग को भी जरा नजर में रखिएगा, जहन में रखिएगा, और हो सके तो एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जिस क्वाइल में ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करूंगा इट इज अ प्राइमरी क्वाइल, और जिस क्वाइल से मैं लोड कनेक्ट कर रहा हूं इट इज कॉल्ड सेकेंडरी क्वाइल। ठीक है ना बेटा, इसके अंदर दो क्वाइल्स होते हैं। ठीक। अच्छा, अब क्या होने वाला है जरा सुनिए। ऑल्टरनेटिंग करंट को बेटा मैंने प्राइमरी क्वाइल में इनपुट कर दिया। सर जैसे ही आप इनपुट करेंगे प्राइमरी क्वाइल में, तो आप देखिएगा इस प्राइमरी क्वाइल से, अभी मैंने बताया ना कि किसी भी तार से करंट पास करें तो उससे मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो प्राइमरी क्वाइल से भी अगर आपने करंट पास कराया तो प्राइमरी क्वाइल से मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी। और प्राइमरी क्वाइल से पैदा होने वाली मैग्नेटिक लाइन, ये जो मैंने ग्रीन कलर का ब्लॉक बनाया हुआ है, इट इज एन आयरन कोर। और मैग्नेटिक लाइंस याद रखिएगा आयरन कोर में से बड़े आराम से पास करती हैं। तो प्राइमरी कॉइल इज प्रोड्यूसिंग magnetic lines, and these magnetic lines are passing through iron core as well as it is passing through secondary coil. तो प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये मैग्नेटिक लाइनें आयरन कोर में से गुजरती हुई सेकेंडरी कॉइल में से पास करती हुई आ रही है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा, आपको पता है डीसी जो करंट होता है ना बेटा, डीसी डीसी करंट की वैल्यू फिक्स होती है। पर बेटा ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है, इस करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो बेटा ये बताइए ऑल्टरनेटिंग करंट जब खुद ब खुद इंक्रीज डिक्रीज होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जब खुद ब खुद इंक्रीज डिक्रीज होगा, बेटा इस बात को लिखिएगा, व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट
चेंजेस इटसेल्फ, वो तो खुद ब खुद बदलेगा, आपको बदलने की जरूरत ही नहीं है। द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस्ड अराउंड प्राइमरी कॉइल चेंजेस। ऑल्टरनेटिंग करंट खुद ब खुद चेंज होता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट के चेंज होने से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अराउंड बन रही है वो खुद ब खुद चेंज होती है। ठीक। अच्छा जी, दीज मैग्नेटिक लाइंस these magnetic lines passes through secondary coil। ठीक है ना, प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक लाइंस है, जो प्राइमरी कॉइल बेटा मैग्नेटिक लाइनें पैदा कर रहा है, दीज मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, वो सेकेंडरी कॉइल में से पास हो रही है। सवाल, सर ये तो बीच में ग्रीन कलर का आपने आयरन का ब्लॉक बनाया है, इसका क्या काम है? तो ये आते हैं सवाल पेपर में, मैं बिल्कुल वही आंसर लिख रहा हूँ। आयरन कोर मेक्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। जनाब, आयरन के कोर से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, एंड इट लिंक्स मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान मैग्नेटिक लाइंस को लिंक कराता है आयरन का कोर। आयरन का कोर प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक लाइंस उठाता है और उन्हें हवा में जाने नहीं देता, सराउंडिंग में लूज होने नहीं देता, और उन्हें लिंक कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है अपने अंदर से टू द सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो सेकेंडरी कॉइल के साथ उनको लिंक कराता है। अच्छा ये बताइए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस ईएम। ठीक है ना, जो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो बेटा पूरी कहानी क्या चली, पूरी शुरू से आखिर तक सुनिएगा। पहला पॉइंट, सर हम प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हैं। पहला पॉइंट, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम प्राइमरी कॉइल में सप्लाई करते हैं। ठीक। सर जब ऑल्टरनेटिंग करंट आप प्राइमरी कॉइल में देंगे तो सर प्राइमरी कॉइल के अराउंड क्या बनेगी? सर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक। अच्छा बताइए, जो मैग्नेटिक लाइंस है जो प्राइमरी कॉइल पैदा कर रहा है, सर ये मैग्नेटिक लाइन सेकेंडरी कॉइल में से भी पास हो रही है। सवाल, इन लाइनों को कौन पहुंचा रहा है? सर ये जो आयरन का कोर है ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर भी कर रहा है और लिंक करा रहा है प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइंस को सेकेंडरी कॉइल के साथ, ये पहुंचा रहा है। अच्छा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? सर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा ना सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आ जाएगी। तो याद रखिएगा, प्राइमरी कॉइल का करंट सेकेंडरी कॉइल में नहीं जा रहा, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइनें सेकेंडरी कॉइल से जा रही हैं। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों के दरमियान मैग्नेटिक लाइंस का कांटेक्ट है। तो प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, दीज मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, तो ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है आयरन का कोर। सर करंट चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाती है। अच्छा सर, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा होती है, तो कहते हैं अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्राइमरी कॉइल को जो आप वोल्टेज दे रहे हो, जो वोल्टेज दे रहे हो उसको लिखिएगा वीपी।
और प्राइमरी कॉइल के ऊपर जितनी मर्तबा आपने लपेटा हुआ है तार लपेटा हुआ है, उसको लिखिएगा एन एस। एन एस का मतलब क्या है सर? एन एस का मतलब है तार को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी मर्तबा उसकी वाइंडिंग की हुई है, उसकी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को क्या लिख रहा हूँ? एन एस लिख रहा हूँ। ठीक। बिल्कुल इसी तरह अगर हम आपसे बोले कि मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है, तो बेटा जो सेकेंडरी कॉइल होगा ना सर, सेकेंडरी कॉइल की जो ईएमएफ होगी उसको लिखूंगा मैं वीएस, और सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको मैं लिखूंगा एन एस। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स को लिखूंगा एन पी। ठीक है, मुझसे गलती थी। प्राइमरी कॉइल क्या वोल्टेज वीपी, सेकेंडरी का वोल्टेज वीएस। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। अब आपने ये एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन पेपर में कभी भी नहीं आती, तो आप डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़े, इससे इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि सर अगर यहाँ सेकेंडरी है तो यहाँ पे भी सेकेंडरी होगा, और यहाँ पे प्राइमरी है तो बेटा यहाँ पे ये प्राइमरी होगा। ठीक है जनाब। तो ये वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक और काफी अजीब सी बात जो अभी हम आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अलबत्ता अभी सिर्फ फॉर्मूले की फॉर्म में याद कर लीजिएगा। वो अजीब सी बात बेटा ये है कि सेकेंडरी सेकेंडरी, लेकिन आई फॉर करंट, करंट इनवर्सली है, प्राइमरी आएगा। प्राइमरी प्राइमरी नीचे है तो करंट में सेकेंडरी आएगा। तो ये फॉर्मूला कॉपी कहेंगे कि ये बताइए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसको जितनी पावर इनपुट करूं, आपको याद होगा इनपुट हमेशा प्राइमरी कॉइल से करते हैं, इनपुट हमेशा प्राइमरी कॉइल से करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका इनपुट और आउटपुट बराबर हो, तो वो चीज आइडियल हो जाती है। ठीक है ना? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते वक्त बेटा जो चीज मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, इट इज कॉल्ड इनपुट। ठीक। तो ऐसा तो आइडियली हो सकता है कि मैं जितनी बातें समझा रहा हूँ 100% आपको समझ में आ रही हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम ये आइडियल सिचुएशन मान लेंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या है बेटा? बराबर। इसी तरह ट्रांसफार्मर में भी जितनी हम पावर दे रहे हैं इनपुट, उतनी ही वो पावर हमें अगर लौटा दे आउटपुट, तो मैं कहूंगा ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन हो गई। तो इनपुट पावर आउटपुट पावर अगर इक्वल हो तो इट इज कॉल्ड आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक। ये पेपर में पूछता है आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? सर इसका इनपुट और आउटपुट बराबर होता है। और बताइए बेटा, अगर इनपुट आउटपुट बराबर होगा तो मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। तो बेटा मैंने वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट लिख दिया, और समझाना क्या चाह रहा हूं तो जरा ये देखिएगा। अगर बेटा मैं वोल्टेज एक तरफ कर दूं, वीएस को इधर लेकर आ गया, और बेटा आईपी को इधर लेकर आ गया, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गौर से देखिएगा। इस वाले फॉर्मूले को देखिए और इसके बाद इस वाले फॉर्मूले को देखिए। ये अब आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ सेकेंडरी है तो यहाँ ऊपर प्राइमरी आएगा, यहाँ प्राइमरी है तो यहाँ पे सेकेंडरी आएगा। ठीक है जनाब। तो करंट का रिलेशन उल्टा होता है ट्रांसफार्मर में। सर करंट का रिलेशन उल्टा होने का मतलब, गौर से सुनिएगा, कहते हैं ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप, सर स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, वोल्टेज इंक्रीज कर देता है। सर वोल्टेज इंक्रीज कर देता है लेकिन करंट को डिक्रीज कर देता है। इसी तरह बेटा याद रखिएगा, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है। ठीक है ना? तो हम लोग नाम वोल्टेज के रेस्पेक्टिवली रखते हैं। इंक्रीज करना स्टेप अप, डिक्रीज करना स्टेप डाउन। तो वोल्टेज के रेस्पेक्टिवली बात कीजिएगा, लेकिन करंट का रिलेशन इसके साथ उल्टा होता है। ठीक। ये बात की जरूरत पड़ेगी, सारी सारी वो बातें कर रहा हूँ जो हमें अभी आगे चल के पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक। अच्छा, ट्रांसफार्मर में जो आखिरी बात रह गई है बिल्कुल लास्ट, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास खत्म हो रही है, वो बात बेटा ये है कि ट्रांसफार्मर जो होता है
इसका काम वोल्टेज कम और ज्यादा करना तो है, पर इसके वोल्टेज कम और ज्यादा करने से हम फायदा क्या उठाते हैं, तो गौर से सुनिए। ये बताइए बेटा कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसे किसी पावर स्टेशन पर प्रोड्यूस किया जाता है। इस पावर स्टेशन पर जब इलेक्ट्रिसिटी बेटा प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर ये जनरेटर चला के बिजली बना रहे हैं, तो बेटा जब जनरेटर चलेगा तो जनरेटर तो बहुत पोल्यूशन करेगा। पेट्रोल से, कोयले से, किसी भी चीज से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करेगा। तो पावर स्टेशन जो होता है वो हमेशा कंज्यूमर के घर से बहुत दूर होता है। हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारे घरों के करीब कभी भी पावर स्टेशन नहीं लगाते। पावर स्टेशन बहुत दूर होता है, शहर से बाहर होता है। ठीक। अच्छा, जब बेटा पावर स्टेशन हमारे घरों से बहुत दूर होगा, तो जब हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे पावर स्टेशन से, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से बहुत दूर से आ रही होगी, फिर हमारे घरों तक पहुंचेगी। तो रास्ते में जो तार है सर, तार इतनी ज्यादा लेंथ का तार लगता है, जितना लंबा सफर होगा तार की लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो आपको याद होगा तार की रेजिस्टेंस सर लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर तार की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, इस वायर की रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। और आपको याद है रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना। करंट को अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मिल रही होगी, तो याद रखिएगा जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है ना, उतनी ज्यादा पावर रास्ते में लॉस हो जाती है। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। ठीक है जनाब। तो पूरी बात क्या बनी, ये बात मैं आपसे कहलवाऊंगा। बेटा जरा दोनों बच्चे गौर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर पावर स्टेशन हमारे घरों से बहुत दूर लगाते हैं ताकि हमारे इलाकों में पोल्यूशन ना हो। लेकिन पावर स्टेशन से जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आती है, तो रास्ते में बहुत बड़ी लेंथ का वायर यूज करते हैं। जब वायर की लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो पावर का लॉस ज्यादा होता है। और पावर का लॉस ज्यादा होने का मतलब, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि अगर 1000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते 100 वॉट बचेगी। मैंने बिजली इंजॉय की नहीं, इस्तेमाल की नहीं, रास्ते में ही सारी की सारी बिजली जाया हो गई। ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक। तो ये इशू है। अब इस इशू को किस तरह रिजॉल्व करते हैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये इशू क्या है बेटा, अरीशा आप हमें बताएंगे कि क्या इशू मैंने अभी आपके सामने स्टेट किया है, बेटा बताइए। हाँ जी। तो ये तो हमारा हो गया इशू। ठीक है ना। अब इस इशू का सोल्यूशन क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। और सोल्यूशन बेटा लबी का आपसे कहलवाऊंगा, इसलिए तरीके के साथ सुनिएगा। सर इशू ये है कि पावर लॉस हो रही है ड्यू टू द रेजिस्टेंस। ठीक, जरा सुनिएगा। कहते हैं सर रेजिस्टेंस को हम रिड्यूस कर ही नहीं सकते। रेजिस्टेंस को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। तो बेटा अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया, P इज इक्वल टू वी आई। पी इज इक्वल टू वी आई। पी इज इक्वल टू वी आई में जरा गौर कीजिएगा कि सर ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज, ये करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के फॉर्मूले में। तो हम लोग क्या करते हैं, गौर से सुनिए, कहते हैं ये जो पावर स्टेशन होता है ना बेटा, इस पावर स्टेशन पर लगा देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बहुत हाई कर देता है। वोल्टेज बहुत हाई कर देगा। और बताइए अगर वोल्टेज बहुत हाई हो गया, तो सर वोल्टेज बहुत हाई होने से करंट बहुत लो हो जाता है। और सर अगर करंट लो हो गया तो पावर का लॉस भी कम हो जाता है। ठीक, दोबारा सुनिएगा। सर पावर स्टेशन पे क्या लगा देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बहुत हाई कर देता है। वोल्टेज हाई होता है तो सर करंट बहुत स्मॉल हो जाता है। और जब करंट बहुत स्मॉल हो जाए, तो सर पावर का लॉस मिनिमाइज हो जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कर देता है फॉर एग्जांपल 3 लाख वोल्टेज।
बहुत हाई वोल्टेज कर दिया सर। ठीक है जनाब। तो ये हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिकल पावर की ट्रांसमिशन हो जाती है। इलेक्ट्रिकल पावर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और हमारे घर के पास पहुंच जाती है। अब आपने देखा होगा हमारे घरों के करीब, ठीक है जनाब, ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। वो ट्रांसफार्मर होते हैं हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आप खुद बताइए, 3 लाख वोल्टेज हम अपने घरों में थोड़ी यूज कर सकते हैं। हमें तो घरों में चाहिए होता है 240 वोल्ट। तो ये तो बहुत हाई वोल्टेज आ रहा है। तो सर ये जो स्टेप डाउन वोल्टेज है ना सर, ये 3 लाख को 240 में कन्वर्ट कर देगा, और 240 को मैं आराम से यूज कर लूंगा। 240 को मैं आराम से यूज कर लूंगा। लबी का दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपसे कहलवाऊंगा, सुनिएगा बेटा। सर पावर लॉस का फॉर्मूला है I²R। सर हम आर को रिड्यूस नहीं कर सकते, हम आर को रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पावर स्टेशन पे लगा दूं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बहुत हाई कर देगा। सर वोल्टेज हाई होगा तो करंट बहुत लो हो जाएगा, और सर अगर करंट लो हो गया ना, तो पावर लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक। सर इस हाई वोल्टेज पे हमारे इलाकों में बिजली आ जाती है, फिर यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर हम इतना वोल्टेज कर लेते हैं जो हम घरों में यूज कर सके। जी बेटा लबी का कमेंट्री कीजिए प्लीज। कुछ भी बोल दो बेटा, कुछ भी बोल दो, हम डांट। हाँ हाँ। हाँ। सही। सही, वोल्टेज कम हो जाता है जिसको हम लोग घर में यूज कर सकते हैं। बेहतरीन बोला बेटा आपने, बेहतरीन बोला है। ठीक है। अच्छा, अब ये वो सारी चीजें आप देखिए, मैंने नोट्स के अंदर बिल्कुल प्रॉपर वे में मैंने लिखा हुआ होता है। और जरा नोट्स में देखिए, और ये वाला चैप्टर बेटा मैंने लबिका को भेजा नहीं है, तो क्लास के बाद अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा, अगर मैं भूल जाऊं। ठीक है ना, वैसे मैं क्लास के फौरन बाद आपको ये चैप्टर भेज दूंगा। तो इस चैप्टर में जरा देखिए बेटा, ये जो आखिरी वाला पेज है, इस आखिरी पेज के अंदर क्या हो रहा है, इस वाले पैराग्राफ को जरा आप दोनों बच्चे बेटा पढ़िएगा, क्योंकि ये बात अभी अभी मैं समझा चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि मुझे दोबारा पढ़ के सुनाना चाहिए। खुद से बेटा पढ़िए इस चीज को। ये पावर लॉस का फॉर्मूला है I²R। ठीक है ना। कहते हैं अगर हम बहुत थिक वायर यूज करें रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, वो बहुत भारी हो जाएगा और बहुत महंगा हो जाएगा, तो मोटे तार तो यूज कर ही नहीं सकते। तो आर को रिड्यूस कर ही नहीं सकते। आर को रिड्यूस करने के लिए थिक वायर यूज करना है, जो हम यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या है सर, करंट को रिड्यूस करना है। करंट को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो सर अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दें, तो क्या होगा, वोल्टेज हाई हो जाएगा, करंट रिड्यूस हो जाएगा, और अगर करंट रिड्यूस हो गया तो पावर लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, पावर स्टेशन है बेटा, यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली प्रोड्यूस करके इन्होंने 33,000 वोल्टेज कर दिया। वोल्टेज बहुत हाई कर दिया, और ये वोल्टेज चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, देखें बीच में 4 लाख वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज वगैरह वगैरह वगैरह। पर ये हमारे घर है, जब घरों में आएगा तो वोल्टेज को कितना कर देना पड़ेगा, 230। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। देखिए पहले बढ़ाया है 33, 4 लाख, फिर 1,32,000, फिर 33,000, फिर 11,000, फिर 230 वोल्ट। तो मैंने तो अपनी एग्जाम्पल में एक ही दफा बढ़ा के एक ही दफा कम कर दिया था। इसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। अच्छा, ऊपर थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ट्रांसफार्मर है, दो कॉइल है, एक प्राइमरी कॉइल है बेटा, एक सेकेंडरी कॉइल है। और प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का क्या काम है? फिर बेटा ये फार्मूला है, फार्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फिर ये आइडियल ट्रांसफार्मर भी बेटा मैंने पढ़ा दिया। तो ट्रांसफार्मर भी बेटा आज पूरा का पूरा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पूरा का पूरा हो गया, और हमारी मगरिब की नमाज का टाइम भी हो गया। तो बेटा मैं मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ के आकर मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें भेजता हूँ। ठीक है जी। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज।